स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारे सामने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का एक अंश है जो ह्यूमन आई और लाइट से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। तो लक्ष्य ये है कि हम समझें कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं, विजन की आम समस्याएं क्या हैं और कुछ कुदरती नज़ारे जैसे आसमान का नीला रंग या रेनबो कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ह्यूमन आईज से। ये किसी बेहतरीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है ना। जी। प्रकाश सबसे पहले आंख के बाहरी हिस्से कॉर्निया से अंदर आता है। बिल्कुल। कॉर्निया से गुजरकर प्रकाश प्यूपिल तक पहुंचता है और प्यूपिल के साइज को आइरिस कंट्रोल करता है ना। हाँ, ताकि सही मात्रा में लाइट अंदर जाए। सही। आइरिस कंट्रोल करता है लाइट की मात्रा को। इसके बाद आता है लेंस, जो प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। इन्वर्टेड? उल्टी। लेकिन हमें तो सब सीधा दिखता है। हाँ, यही तो कमाल है। रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो प्रकाश को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। अच्छा। ये सिग्नल्स फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन ही इन सिग्नल्स को सीधा करके, मतलब इंटरप्रेट करके, हमें दुनिया वैसी दिखाता है जैसी वो है ना। कमाल की प्रक्रिया। वाकई में कमाल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। सोर्स कहता है कि आई का लेंस अपनी फोकल लेंथ बदल सकता है। ये कैसे मुमकिन होता है? हाँ, इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। आई के अंदर सिलियरी मसल्स होती हैं। सिलियरी मसल्स? हाँ, ये मसल्स लेंस के आकार को बदलती हैं। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो मसल्स रिलैक्स होती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और पास की चीजों के लिए? पास की चीजों के लिए मसल्स सिकुड़ती हैं और लेंस मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। अच्छा, तो इसी वजह से हम अलग अलग दूरी पर फोकस कर पाते हैं। सोर्स में नियर पॉइंट और फार पॉइंट का भी जिक्र है। हाँ, एक सामान्य आंख के लिए नियर पॉइंट यानी वो सबसे कम दूरी जहां तक साफ देखा जा सके लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट? फार पॉइंट तो अनंत, मतलब इन्फिनिटी माना जाता है। हाँ, उम्र के साथ ये एकोमोडेशन की क्षमता कम हो सकती है। हाँ, सुना है। और कभी-कभी लेंस धुंधला भी हो जाता है, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज सर्जरी से संभव है। ठीक है, लेकिन आंखें हमेशा ठीक काम नहीं करती। कुछ आम विजन डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। सही कहा। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। इसमें दिक्कत ये होती है कि दूर की वस्तुओं का इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके सामने बन जाता है। सामने? क्यों? ऐसा या तो आईबॉल के लंबा होने से या फिर लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने से होता है। इसे ठीक करने के लिए सही पावर का कॉनकेव लेंस इस्तेमाल होता है। कॉनकेव लेंस जो किरणों को फैलाता है? हाँ, बिल्कुल। और हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा है। हाँ, फार साइटेडनेस। इसमें पास की चीजों का इमेज रेटिना के पीछे बनता है। अच्छा। ऐसा आई बॉल के छोटा होने या लेंस की पावर कम होने से होता है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक और था प्रेस्बियोपिया। हाँ, प्रेस्बियोपिया ज्यादातर उम्र बढ़ने पर होता है, जब सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और अकोमोडेशन पावर घट जाती है। इसके लिए अक्सर बाइफोकल लेंसेज लगते हैं। बाइफोकल्स, जिनमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। जी हाँ, जिनमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हिस्से होते हैं। ऊपर का हिस्सा दूर देखने के लिए, नीचे का पास के लिए। समझ गया। आंखों से हटकर अब जरा लाइट की बात करें। सोर्स में बताया गया है कि सफेद प्रकाश असल में कई रंगों का मिश्रण है। बिल्कुल। जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बट जाती है। VIBGOR मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबजियोर। इसे डिस्पर्जन कहते हैं। हाँ, इसी प्रक्रिया को डिस्पर्जन कहते हैं। इसे सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दर्शाया था। उन्होंने 2 प्रिज्म इस्तेमाल करके ये साबित किया था। अच्छा, और क्या रेनबो बनने का कारण यही डिस्पर्जन है? हाँ, बिल्कुल। रेनबो प्रकृति में डिस्पर्जन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बारिश के बाद हवा में पानी की छोटी बूंदें लटकी रहती हैं ना। हाँ। वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों में जाती है तो वो पहले डिस्पर्स होती है, फिर बूंद के अंदर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हाँ, और फिर बाहर निकलते समय वो फिर से डिस्पर्स होती है। इसी वजह से हमें आसमान में वो रंगों का खूबसूरत बैंड दिखाई देता है। और हमेशा सूरज के उल्टी तरफ, है ना? बिल्कुल, सूरज के विपरीत दिशा में। वाह,
अच्छा, एक और चीज जो हमें आसमान में दिखती है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ट्विंकलिंग। प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? हाँ, मतलब हवा की वजह से। हाँ, तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो एटमॉस्फेयर की अलग-अलग परतें हैं जिनका तापमान और डेंसिटी लगातार बदलती रहती है। अच्छा। तो प्रकाश का रास्ता भी लगातार थोड़ा-थोड़ा मुड़ता रहता है। हमारी आंख तक पहुंचने वाली लाइट की मात्रा बदलती रहती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और प्लैनेट्स वो क्यों नहीं? प्लैनेट्स इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि वो पृथ्वी के ज्यादा करीब हैं। हमें वो पॉइंट सोर्स की तरह नहीं बल्कि एक्सटेंडेड सोर्स की तरह दिखते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब एक बड़े स्रोत की तरह। तो अलग-अलग बिंदुओं से आने वाले प्रकाश के रास्ते में जो बदलाव होता है वो एवरेज आउट हो जाता है और ट्विंकलिंग का असर खत्म हो जाता है। दिलचस्प। इसी रिफ्रैक्शन का और भी कोई असर होता है, जैसे सोर्स में लिखा था सनराइज और सनसेट के बारे में? हाँ, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सूरज असलियत में उगने से करीब 2 मिनट पहले दिखने लगता है और डूबने के करीब 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक? कमाल है। जी। और आसमान नीला क्यों दिखता है? ये भी एटमॉस्फेयर का ही कमाल है। स्कैटरिंग। हाँ, ये लाइट के स्कैटरिंग की वजह से होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के अणु और दूसरे बहुत महीन कण होते हैं। हाँ। ये कण सूरज की रोशनी को स्कैटर करते हैं, मतलब बिखेरते हैं। नीले और बैंगनी रंग की लाइट जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, वो लाल रंग की लाइट जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा स्कैटर होती है। अच्छा, छोटी वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर होती है। सही। और हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, तभी खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, क्योंकि लाल रंग कम स्कैटर होता है। बिल्कुल सही। लाल रंग धुंध या कोहरे में सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए दूर से भी आसानी से दिख जाता है। यही वजह है कि डेंजर सिग्नल्स लाल होते हैं। और अंतरिक्ष से आसमान काला दिखता है? हाँ, क्योंकि वहां प्रकाश को स्कैटर करने के लिए एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं, तो आसमान काला। इन सब बातों से दृष्टि की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सोर्स में आई डोनेशन पर भी जोर दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर आंखें डोनेट की जा सकती हैं। 4 से 6 घंटे? जी। और खास बात यह है कि एक व्यक्ति द्वारा डोनेट की गई आंखों से मिले कॉर्नियास से 4 लोगों तक को दृष्टि मिल सकती है। 4 लोगों को? हाँ, उन लोगों को जिनकी रोशनी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से चली गई है। ये बहुत बड़ा दान है। तो कुल मिलाकर हमारी आंखें वाकई अद्भुत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और प्रकाश का व्यवहार, चाहे वो डिस्पर्जन हो, रिफ्रैक्शन हो या स्कैटरिंग, हमें कई हैरान करने वाले नज़ारे दिखाता है। बिल्कुल। ये सब हमें याद दिलाता है कि देखना महज एक क्रिया नहीं, बल्कि लाइट, हमारी आईज और हमारे ब्रेन के बीच का एक अविश्वसनीय, एक जटिल और शानदार तालमेल है। सही कहा। इंसान के साथ साझा किया जाए जिसके पास ये नहीं है। आई डोनेशन के बारे में विचार करने के लिए ये एक गहरा सवाल है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।